नमस्कार, आप देख रहे हैं HDF लाइव इंडिया। मैं हूं राजेश सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं बहुचर्चित शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह जी के पास। आज इनसे बहुत ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसे जानने के लिए मतलब इनके समर्थकों को छोड़िए, हम लोग भी व्यग्र हैं। मनीष जी, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे, अब एक पार्टी के मुखिया बनने वाले हैं। क्या लगता है बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित कर सकेंगे प्रशांत किशोर? राजेश भाई, सबसे पहले तो आपका और आपके HDF की पूरी टीम को मेरी ओर से स्वागत है, और जो लोग भी मुझे सुनेंगे उनको मेरा नमस्कार। प्रशांत किशोर जी प्रभावित नहीं करेंगे, जैसा कि उनका कॉन्फिडेंस हमको लगता है, और आप चूँकि हमको लगभग 20 साल से देख रहे होंगे, तो जिस विचारधारा से के साथ मैं चल रहा था, मुझे लगा कि एक व्यक्ति उसी विचारधारा का है जो बड़े लेवल पर काम करना चाहता है, तो मैं उसमें सिर्फ अपना एक छोटा सा कंधा लगाया हूं, क्योंकि वो बहुत बड़े अभियान के साथ चले हैं। और उनका कॉन्फिडेंस देख करके और उनका काम करने का तरीका और उनके साथ जितने लोग हैं उस टीम को देख करके मुझे लगता है कि सिर्फ प्रभावित नहीं करेंगे, कहीं कोई नहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब प्रशांत किशोर बीजेपी के मतलब एक पार्टनर कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके मतलब उनकी टीम बीजेपी की बी टीम है। इससे मतलब क्या, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिनको ज़्यादा खतरा महसूस होगा, हाँ, अभी सम्राट चौधरी जी भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे इनके बारे में कि कहाँ से पैसा लाए, इनसे हिसाब लिया जाए, इतना पैसा कहाँ से आता है। उसी तरह से राजद के लोग भी बोलते हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है। तो जब जिनको खतरा इनसे महसूस होगा, वो लोग बोलेंगे किन्हीं का बी टीम नहीं है, और अगर बी टीम होते तो ये हमेशा 243 में से 243 सीट की बात करते हैं, और हर सीट को ये कहते हैं कि अगर हमको 130 सीट आता है तो हम हार स्वीकार कर लेंगे। सरकार बनाना इनका ये नहीं है, इनका ये उद्देश्य है कि पूरे बिहार के अंदर छोटे से छोटे गांव से भी, चाहे उनके फैमिली में कभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति रहा हो या ना रहा हो, राजनीति में रहा हो या ना रहा हो, अच्छे व्यक्ति को चुन करके एक टीम बनाना। और जब हर क्षेत्र से अच्छे व्यक्तियों की एक टीम बनेगी और उन अच्छे व्यक्तियों में से एक सबसे अच्छा व्यक्ति मैदान में आएगा, तो आप विश्वास रखिए कि 243 में हर सीट पर जो भी प्रतिद्वंदी होंगे उनको कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ेगा। और उस समय एहसास हो जाएगा कि ये किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिहारियों और बिहारवासियों की बात करते हैं। वो जो 60-70 के 50 से लेकर के 50 और 60 के दशक में जो बिहार टॉप 10 में, देश के 25 राज्यों में, उस समय 25 राज्य हुआ करता था, 25 राज्यों में टॉप 10 में हुआ करता था बिहार, आज 80 के दशक से अभी तक उठा लीजिए, सभी सरकारें आई, बीजेपी की समर्थन से लगभग 17-18 वर्षों से सरकार है, इसमें भी वही हाल है कि 24 में बाद में सन 2000 से 28 राज्य हो गया, 28वें स्थान पर लगातार 20 वर्षों से 25 वर्षों से, तो उसमें सब लोग दोषी हैं। अच्छा, एक चीज़ मतलब तो उसको बदलने की बात की जा रही है, वहाँ पर किसी के साथ और विरोध की बात नहीं। नीतीश जी ने 18-19 वर्षों में बिहार के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब कितनी कमियां उनकी ओर से रह गई जिसके कारण सत्ता विरोधी वोट प्रशांत किशोर के पाले में आ रहा है? देखिए, मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो 2005 के पहले जिस बिहार को मैंने देखा और 2005 के बाद जिस बिहार को मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से काम हुआ है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत क्षेत्रों में काम हुआ है, लेकिन जो विकास की गति होनी चाहिए, हम क्या बोले कि 28 स्थान में आज भी 28वें स्थान पर बिहार है। 2005 के पहले भी 28वें स्थान पर था 28 राज्यों में, आज भी सबसे निचले पायदान पर 28वें स्थान पर है। तो जिस गति से अन्य राज्य बढ़ रहे हैं उससे या तो कम गति से है या उसी गति से, तभी वही पोजीशन पकड़े हुए हैं। गति तेज नहीं हो। हाँ, 2005 से 10 का जो 5 वर्ष था, उसमें एकाएक लोगों ने बदलाव महसूस किया, और उसका
परिणाम भी मिला कि आज तक में नीतीश कुमार जी को जितना वोट परसेंटेज और जितना सीट का परसेंटेज 2010 के चुनाव में मिला, फिर दोबारा उनको नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से वो फिर डिटोरिएट होते चले गए। और आज कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। जो आप 90 के दशक में सड़कों पर महसूस करते थे, आज कार्यालय में महसूस कर सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। आप चाहे 4th ग्रेड एम्प्लॉय के पास चले जाइए, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, क्लास 1 एम्प्लॉय के पास चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, ब्लॉक सीओ कहीं चले जाइए, आप बहुत बेचारा महसूस करती है, आम लोग करते हैं। और जो लोग उसके खिलाफ अगर वहाँ बोलने का काम करेंगे तो अंग्रेज उस समय बंद करते थे। अभी एक धारा 353 आया है, शायद इधर बदल दिया गया उसका नाम, वो नॉन अवेलेबल सेक्शन के अंतर्गत आता है। उसमें आपको FIR होगा, आप बोल नहीं सकते हैं सब। अच्छा, किसी के विरुद्ध। नीतीश कुमार को लोग मतलब थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्या वाकई मानते हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं? जब स्पीड रुकेगा, हम क्या बोलेंगे, 2005 से लेकर के 10 तक का जो स्पीड था, और वो स्पीड धीरे 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 घटता हुआ चला गया, अब तो रेंग रहा है। तो अगर वो कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल थका हुआ है, कोई नयापन नहीं है, कोई नया प्रयोग नहीं है। अच्छा मनीष जी, जब आप शिक्षक की नौकरी छोड़े तो लोगों को लगा था कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, चर्चा भी उठी थी। क्या कारण हो गया कि आप बीजेपी मतलब ज्वाइन नहीं करके जनसुराज की तरफ? अभी हम बोले कि एक ऐसा विचार, जिस विचार को आप जानते हैं, जिस विचार को मैं जीता हूँ, वो विचार कहीं हमको मैच नहीं किया किसी भी पार्टी के साथ। ऐसा नहीं था कि किसी पार्टी में मेरे लिए सम्मानपूर्वक आगमन की बात नहीं की जाती। सब तरफ से लोग चाहते थे कि उनके साथ हम आ जाएँ, चाहे वो RJD हो, चाहे BJP हो, JDU हो। मैं फख्र से कहता हूँ कि तमाम पार्टियों के जो खासतौर से जिला स्तर के का नेतृत्व है, वो सभी लोग कई बार हमको बोले, लेकिन कहीं न कहीं, ठीक है, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन पार्टी का कहीं न कहीं क्रियाकलाप से हमारा विचार मैच नहीं करता था, जिसके चलते हम कहीं नहीं गए। प्रशांत किशोर जी का जो काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, उनका जो टीम है पढ़े लिखों का, उस टीम को देख करके और उस अनुशासन को देख करके हमको लगता है कि मेरे विचार का कोई व्यक्ति है जो बड़े लेवल पर काम कर रहा है, इसलिए मैं आकर्षित हुआ और वहाँ पर ज्वाइन किया। अच्छा मनीष जी, अपनी पत्नी प्रियदर्शना सिंह को जिला परिषद सदस्य बनाया, एक और कैंडिडेट अर्चना जी आपके ही चेहरे पे नगर परिषद सभापति बन के आई हैं। अब मतलब इरादा आपका मतलब विधायक बनने का है या बनाने का है? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं को आगे आना चाहिए, और जो इसमें नीतीश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि महिलाओं को के लिए सीट भी आरक्षित किया उन्होंने, और महिलाएं आज बढ़ चढ़ करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन जिन दोनों सीटों की आपने चर्चा किया, प्रियदर्शना सिंह जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, वो लगातार 2 वर्ष से उस सीट पर हैं जहाँ पर जो महिला जनरल महिला के लिए आरक्षित है, और उसी प्रकार से अर्चना जी जिस सीट पर हैं वो उनके कैटेगरी के लिए आरक्षित है। वो तो वहाँ पर मेरे चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। और जहाँ तक आगे की बात है तो आगे मैं खुद चुनाव मैदान में आऊँगा, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आया तो। मनीष जी, एक चीज़ याद होगा कि एक ज़माने में एक चर्चा होती थी, एक नारा भी बुलंद होता था, चुक्ति से मुक्ति, चुक्ति से मुक्ति। अब तो लगता है कि अब चुक्ति से मुक्ति के अभियान को आगे बढ़ाने में लग गए आप। ऐसा नहीं है, मैं हर उस गलत विचार से मुक्ति की बात करता हूँ जो कहीं पर भी पनप रहा हो, चाहे वो चुक्ति में पनप रहा हो, चाहे सनहोली में पनप रहा हो, चाहे कहीं भी पनप रहा हो, मैं उस चाहे किसी ऑफिस में पनप रहा हो। आप जानते होंगे कि इतना ज़्यादा मेरे ऊपर मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, राजनीतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। 3-3 बार मुझे जेल भी जाने का मौका मिला। तो सिर्फ विचार का टकराव है, मैं किसी ना व्यक्ति से कोई मुझे ईर्ष्या है, ना कोई जगह से मुझको कोई दोष है। आप चलिए मेरे साथ चुक्ति में मुझे बहुत मानने वाले लोग हैं जो काफ़ी सम्मान के साथ मुझे बैठाते हैं। तो हम चुक्ति से मुक्ति कैसे कर सकते हैं? वो चुक्ति भी एक हमारे खगड़िया विधानसभा और खगड़िया लोकसभा का एक बहुत ही जीवंत पार्ट है, जिसने कई बार विधायक और सांसद देने का काम किया। मैं उसको पॉलिटिकल रूप से सजग क्षेत्र मानता हूँ, लेकिन
बिल्कुल गलत विचारधारा, गलत लोगों के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। अच्छे लोग चुप्ती में भी हैं, उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। चुप्ती से मुक्ति मैं कभी नहीं होऊंगा, ना होने की बात। खगड़िया में चुक्ती घराने का मतलब एक अलग प्रभुत्व था, अब नहीं लगता कि धीरे धीरे घटता जा रहा है प्रभाव और राजनीति से कहीं ना कहीं वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं? प्रकृति हर चीज़ को रिपीट करती है और उसी दौर से गुजर रहा है। उत्थान और पतन सृष्टि का नियम है, वो चलता रहता है, उसी का प्रभाव होगा। अच्छा, चुक्ती घराने के मतलब पिछड़ने का कारण क्या मानते हैं? कारण है, देखिए, कार्यकर्ता बेस्ड उनकी पॉलिटिकल नहीं रही और वो हमेशा कहीं न कहीं कहा जाए, जैसा कि लोग कहते हैं, दबंग तरह के का। और जो उनका कार्यकाल रहा, 25 साल कार्यकाल रहा, अगर नीतीश जी के क्रियाकलाप को माइनस कर दिया जाए तो विधायक जी की उपलब्धि को आप नहीं गिना सकते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से छोटा सा एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। आज 25 वर्षों से चमरू शीतल विद्यालय है मारल में, उसका बाउंड्री वॉल नहीं है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विधायक होते हैं। आज एक पढ़ा लिखा और अच्छी सोच का कोई विधायक आवे तो उसका सबका अध्यक्ष होते हैं, सभी हाई स्कूल के अध्यक्ष। आज तो बहुत सारा हाई स्कूल है, लेकिन उस समय गिना चुना हाई स्कूल होता। आज़ादी के पहले का वो हाई स्कूल है, चमरू शीतल उच्च विद्यालय, श्यामलाल राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, JNKT उच्च विद्यालय, ये सभी पुराना उच्च विद्यालय है। आज जाकर उसकी स्थिति देख लीजिए, शौचालय नहीं है, 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं। अजमनी जी, दुर्दशा है, उनका व्यक्तिगत उपलब्धि शून्य है। ये यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य कहिए, मैं एकदम माइक के सामने बोल रहा हूँ कि दुर्भाग्य है ये कि ऐसे लोग जिनसे लगातार कोई काम नहीं हुआ पिछले 20 वर्षों में और लगातार उन्होंने जिताते रहने का काम किया, तो इसको भूल नहीं कहते हैं, बेवकूफ़ी कहते हैं। भूल पर भूल जो करें तो जनता का वो भूल नहीं कहा जाता, वो बेवकूफ़ी कहा जाता है। चाहे नीतीश जी के ही नाम पर अगर किए हैं तो वो बेवकूफ़ी किए हैं। बिल्कुल बदलना चाहिए। मनीष जी, आप भ्रष्टाचार पर आग उगलते रहते हैं, हमको मतलब एक भी ईमानदार पदाधिकारी का नाम अगर बता देते तो। अभी तो मेरे नज़र में नहीं है, कुछ दिन पहले हमको लगता था, पता नहीं है फेक, अंदर की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुलना करता हूँ तो बहुत अंतर था। राजेंद्र बाबू SDO आए हुए थे, उस समय मैं बहुत शुरू ही किया था सोशल एक्टिविटी। उनके पास लगता था कि एक गार्जियन के पास में बैठता हूँ। मनोज तिवारी थे SDPO, उनके पास में बैठता था तो लगता था कि एक गार्जियन के, अगर मैं गलती करता था तो छोटा भाई की तरह वो डांटते भी थे और सेव भी करते थे और समझाते भी थे, और कहीं भी लगता था कि कहीं गलत हो रहा तो वो सख्त भी होते थे। मुझको लगा था कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसे कोई आते हैं, दिमाग पर जोर डालने पर मिलेगा, लेकिन सामान्यतया देखने के बाद एकदम वो 90 के दशक की याद दिलाती है कि जिस तरह से सड़क पर होता था, आज सारे कार्यालय का वही हाल है। लोग नौकरी के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप तो मतलब नौकरी रिजाइन मार दिए, क्या कारण रहा होगा कि आप शिक्षक की नौकरी छोड़ के और फिर मतलब पूरी तरह से राजनीति में कदम रख दिया? मैं शिक्षक की राजनीति में तो पहले से था और सामाजिक गतिविधि में भी शुरू से ही रहा हूँ, लेकिन जब समाज से ज़्यादा जुड़ने लगा तो लगा कि जितना समय चाहिए था, समाज के लोग चाह रहे थे जितना समय, अब स्कूल में है, कोई हॉस्पिटल के लिए कॉल कर दिए, कोई बाढ़ क्षेत्र में आपदा में कॉल कर दिए, वहाँ हम मजबूर हो जाते थे। ड्यूटी करनी चाहिए, जो लोग नौकरी करते हैं उनको एकदम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और वहाँ मुझे लग रहा था कि एक बंधा हुआ, अगर हम वहाँ करते तो फिर बहुत सारे लोगों को समय नहीं दे पाते, तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, उस बंधन से मुक्त होना चाहिए, और ये इसलिए हमने नौकरी किया। प्रशांत किशोर तो 243 सीटों पर मतलब जीत का भी गारंटी मतलब ले रहे हैं, दे रहे हैं। खगड़िया के चारों सीट पर क्या लगता है? अभी 1 साल समय है, आप 1 साल पीछे चले जाइए। जब प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को यात्रा शुरू किए थे, तब की स्थिति को आप महसूस करिए। लगता था हाँ, आप उनका नाम बोलते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार है, ऐसे करता है, ऐसे आया गया। जब यात्रा बीच में आई, यानी 1 साल बढ़ा, 1 साल के बाद जाने के बाद लगा कि एक उपस्थिति दर्ज कर देंगे वो बिहार में। जब कुछ और आगे बढ़ा तो लगा कि
त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब लोग कहते हैं कि सीधा मुकाबला इन्हीं से होगा, चाहे जिस सीट पर जिससे हो, कहीं पर एनडीए से हो या इंडिया से हो, इन्हीं से सीधा मुकाबला होगा। और उस स्थिति में पिछले 2 साल में आप महसूस कर रहे होंगे किस तरह से उनका रिस्पांस बढ़ रहा है समाज के अंदर। और आप विश्वास रखिए 1 साल बाकी है, 1 साल के बाद आप ही कहिएगा, जिस तरह से आपका बदलते गया है, आप 1 साल के बाद कहिएगा कि इसके टक्कर में कोई नहीं रहेगा। अच्छा, हर आदमी में गुण होता है तो अवगुण भी होता है। प्रशांत किशोर से आप प्रभावित हैं, उनके जनसुराज अभियान से आप जुड़े, पार्टी में भी आप एक पद पे हैं। प्रशांत किशोर में क्या कमी, क्या अवगुण देखते हैं जो कभी कभी मन तो झल्लाता होगा? क्या अवगुण देखते हैं? हाँ, एक अवगुण उनमें दिखता है, वो समय के साथ हमको लगता है ठीक हो जाएगा। उनमें ब्यूरोक्रेसी दिखती है, मतलब कि एक जो राजनेता के अंदर जो लचीलापन होना चाहिए, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलिएगा तो आपको पहला बार में दिल टूट जाएगा। वो सीधा सीधा बात करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, अरे हम तो आए थे मिलने के लिए, इनके पार्टी में सहयोग करने के लिए आए थे, संगठन में सहयोग करने के लिए, तो सीधा सीधा ठाई कर दिए। तो वहाँ पर आपको एक बार मन ये लगेगा। लेकिन जिस आदमी को लगता है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये अगर मन में जैसे आएगा तो फिर वो चीज़ आपको, वो कमी दूर दिखेगी, फिर आपको हर चीज़ अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये तो बार बार आप कहते हैं, मतलब उस पर अंकुश कैसे लग सकता है? एक व्यक्ति चाहे तो, बस एक व्यक्ति जिला में डीएम चाह ले, अंकुश लग जाएगा। और डीएम को चाहने के लिए सीएम फ्री कर दें। आज ये अभी तक खुलासा नहीं किए हैं शिवदीप लांडे जी, लेकिन आप उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो आपको लगेगा कि उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा था लंबे समय से। जब पटना में वो पूरे मन से काम कर रहे थे, एक बच्चा भी फ़ोन करता था तो वो खुद से पहुंचते थे। उसके बाद उनको उठा करके, और जब वहाँ जो दवा का कारोबारी था, जिसमें कि मुझे पता चला, पता नहीं सच्चाई क्या है, सुशील कुमार मोदी जी का भी कोई रिलेटिव था जिसका बहुत बड़ा कारोबार पर ये छापा मारे थे, और वहाँ से उठा करके इनको भेज दिया गया कहाँ, किशनगंज साइड में कहीं। वहाँ पर जब वो माफियाओं को पकड़ने लगे तो वहाँ से राज्यपाल का बॉडीगार्ड बना दिया गया। इस तरीके से उनका ट्रांसफ़र किया जाते रहा, उनको स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दिया गया। और कहीं न कहीं लगता है कि उसी तरह का कुछ वजह रहा होगा जो वो इस्तीफा दे रही है। अच्छा, आप जैसे बोले कि भ्रष्टाचार पर डीएम अंकुश लगा सकते हैं और मतलब डीएम को सीएम फ्री कर दें, तो मतलब आप, हम खगड़िया की ही बात करते हैं, खगड़िया के डीएम एसडीओ कितने ईमानदार हैं? नहीं है। आज मेरा कोसी साइंस क्लासेज है, उसके अंदर अगर कोई कमी होती है, अगर उसका पास होने का क्रेडिट मीडिया के सामने में मैं देता हूँ कोसी साइंस क्लासेज टीम को, और मैं अपने आप को क्रेडिट देता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम किया, मेरे यहाँ का बच्चा हर साल टॉपर्स निकलता है, तो जो फेल भी करता है उसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी रही, उस पर अलग से हमने ध्यान नहीं दिया। तो आज जितना भी करप्शन है उसकी जिम्मेदारी डीएम साहब को लेनी चाहिए। नहीं तो जो चीज़ उनके कर्मियों को करना चाहिए, समस्या को कलेक्ट करके लाना चाहिए, आज उनका काम मेरे जैसा समाज सेवी करता है। उन क्षेत्र से समस्याओं को कलेक्ट करके जमा समस्या उनको देते हैं, उनको क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता है, जो जाना चाहिए उनके लोगों को, यानी प्रशासन के लोगों को जाना चाहिए, और हम लोग कलेक्ट करके देते हैं और वहाँ पर उगाही करने का काम किया जाता है हर स्तर पर। आप अंचल में देख लीजिए, कोई भी काम, दुनिया का कोई काम अंचल में देखिए 3000 से लेकर के 10-10 लाख रुपया तक लिया जाता है खुलेआम। अच्छा मनीष जी, गुण तो आप में बहुत है, अपना अवगुण कभी खोजें कि हमें एक अवगुण, 2 अवगुण है, उस अवगुण को हम दूर करें? क्या अवगुण है आप में? है, वो अवगुण है कि बहुत सारे लोगों को सच सुनना पसंद नहीं होता और हम सीधा सीधा बोल देते हैं, जिसका खामियाजा हमको लंबे समय से भुगतना पड़ रहा है। पिछले 10-12 वर्षों से जितने डीएम साहब, एसपी साहब आए, लगा कि सबका हम लोग खेत उनके घर पर जाके जोत लिए हैं। मेरे कहीं न कहीं इसी बोली के कारण, मेरा बोली उनको पसंद नहीं होता है, इसको आप अवगुण मान सकते हैं। मेरी ताकत भी मेरी ईमानदारी है, तो कहीं न कहीं मेरी ईमानदारी मेरी कमजोरी भी है, जिसके चलते कुछ लोगों का काम भी हम नहीं करवा पाते हैं। वो लोग आते हैं और हम हाथ जोड़ लेते हैं, वो पदाधिकारी भ्रष्ट है, वो कर्मचारी भ्रष्ट है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप चले जाइए दूसरे माध्यम से। चलते चलते एक अंतिम सवाल कि विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे, खगड़िया की जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने प्रत्याशी आएंगे
बिल्कुल उनका स्वागत करें, एकदम वार्म क्या कहे वेलकम करें, उनका स्वागत करें। और प्रत्येक प्रत्याशी के का बैकग्राउंड कि वो अभी उम्मीदवार बनने से पहले उनका क्या क्या क्रियाकलाप रहा है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में कोई पूरे जिले स्तर, मैं ठीक है जिला स्तर पर काम करता रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से, चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे शिक्षक नेता के रूप में हो, चाहे खेल संघ के रूप में हो, मैं पूरे जिले में काम करता रहा हूँ। लेकिन जरूरी सब नहीं कर सकता, हो सकता है कोई मुखिया ही रहे विधानसभा में आ जाए, आना चाहिए। लोग को सिर्फ इतना देखना है कि एक मुखिया के रूप में उन्होंने अपने पंचायत में कैसा काम किया है। अगर कोई जिला परिषद रहे तो जिला परिषद के रूप में कैसा काम किया है, यानी अभी तक वो जो भी काम किए हैं वो कितनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किए हैं और उसमें लोगों को कितना फायदा हुआ है। हर एक के बारे में जानकारी लें, हर एक को का मूल्यांकन करें, और जो हर एक जो प्रत्याशी होते हैं अपने चुनाव प्रचार में कहते हैं ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, शिक्षित वगैरह वगैरह, हर एक के माइक से बजता है। बस उन्हीं मुद्दों पर, उसी कसौटी पर सब प्रत्याशी को कस दें कि कौन ईमानदार है, अगर जो है उनको 1 पॉइंट दे दें, जो जुझारू हैं उनको 1 पॉइंट दे दें, जो त्यागी हैं उनको 1 पॉइंट दे दें, जो हमेशा उपलब्ध रहने वाले हैं उनको 1 पॉइंट दे दें, जो शिक्षित है उनको 1 पॉइंट दे दें, एक पॉइंट दे दें। और जिसको सबसे ज्यादा अंक वो देते हैं ईमानदारी से, उसको अपना मत दे। मत जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, पैसा के नाम पर, इस गांव उस गांव के नाम पर वोट ना करें। ईमानदारी से आंख बंद करके अपने बच्चों के लिए वोट करें, क्योंकि आज शिक्षा व्यवस्था खत्म है, युवाओं को रोजगार चाहिए वो खत्म है। आज वृद्ध लोगों को 400 रुपया पेंशन दिया जाता है, जिससे उसका सर्दी खांसी का दवाई नहीं होगा। उस वृद्ध को सुरक्षा की जरूरत है, उसकी सोच को लेकर के वोट करें। इन तमाम किसानों की समस्या को लेकर के, समस्या को सामने रख करके वोट करें कि इसका निदान हमको चाहिए और कौन करेगा। और वही करेगा जो पूर्व से करता आया है, वही लड़ेगा जो पूर्व से। आज तो सब कहेगा कि हम लड़ेंगे, देख ले कौन लड़ने वाला है। उस तरह से ईमानदारी से अपना एक वोट करें। अगर हमसे ज्यादा किसी को अंक आता है, मैं विनती करता हूं ईमानदारी से, उनका धर्म बनता है कि जिसको सबसे ज्यादा ईमानदारी से वो अंक देते हैं उनको वोट करना चाहिए, वो उनका नैतिक कर्तव्य है। नहीं, अगर मुझको ज्यादा अंक मिलता है तो ईमानदारी से मुझको वोट देना चाहिए। यही विनती है हम लोगों से मेरा।